ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को। ईरान ने 2 हफ्ते बाद भी अब इजराइल पर ऐसा हमला कर दिया जिसने कई इलाकों को जहन्नुम जैसा बना दिया। तूफानी रफ्तार से हमला करने वाली सेजिल मिसाइल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरानी ब्रह्मास्त्र ने मचाई तबाही, इजराइल ने देखी नाचती मौत। 28 फरवरी 2026 से अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इतने ज्यादा मिसाइल, बम और ड्रोन हमले किए हैं कि ईरान में 40,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। करीब 4 लाख लोग ईरान छोड़कर आसपास के देशों में भाग गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान के करीब 5,000 सैनिक, कमांडर और टॉप अधिकारी मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इतने प्रचंड हमले और नुकसान झेलने के बावजूद ईरान पूरी ताकत से इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक पर लगातार हमले कर रहा है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि ईरान के तूफानी हमलों और जंग की जिद ने कैसे ट्रंप के तेवरों को ढीला कर दिया है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि खून की आखिरी बूंद तक जंग करने पर आमादा ईरान को लेकर कैसे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अब जबरदस्त टकराव बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल अड्डे तबाह होने के बाद भी ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। या यूं कहें कि ईरानी ब्रह्मास्त्र बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल इजराइल के ऊपर ऐसी नाचती मौत साबित हो रही है जिसने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में हाहाकार मचा दिया है। यानी इस बार पलटवार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस नागिन मिसाइल से जो अपना फन लहराते हुए इजराइल से लेकर दुबई तक अपने दुश्मनों को डस रही है। ईरान की 55वीं मिसाइल लहर सेजिल से इजराइल पर हमला। ये आज का इजराइल है जहां रात हो या फिर दिन हमेशा सायरन बजते रहते हैं और धमाके होते रहते हैं। ये आज का वो इजराइल है जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है। लेकिन उसके बावजूद ईरानी मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए भारी तबाही मचा रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे घातक सेजिल मिसाइल से जो हमले किए हैं उससे साफ हो गया है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सेजिल के सामने फेल साबित हो रहे हैं। देखिए क्यों और कैसे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस युद्ध में पहली बार अपनी सबसे खतरनाक सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया और खुफिया इनपुट के मुताबिक सेजिल मिसाइलों ने मुख्य रूप से इजराइल के रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों को निशाना बनाया है। तेल अवीव, यहाँ सबसे बड़ा हमला तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में हुआ। एक सेजिल मिसाइल सीधे अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के पास गिरी है। इससे इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रमल्ला, यहाँ मध्य इजराइल के रमल्ला इलाके में एक मिसाइल गिरने से भीषण आग लगी है। बेत शेमेश, इस इलाके में रिहायशी इमारतों और एक सिनगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल के पास हमले की खबर है। इजरायली सैन्य ठिकाने, IRGC ने दावा किया कि उन्होंने उन केंद्रों को निशाना बनाया जहां से इजराइल के हवाई ऑपरेशंस को नियंत्रित किया जाता है। इस वक्त सायरन फिर से बज गई है। रात के दौरान भी बार बार सायरन बज रही थी। आप देख सकते हैं भाग रहे हैं लोग शेल्टर की ओर।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर के लिए। ये देख सकते हैं, भागम भाग शुरू हो गया और लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर में। बार बार लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त के देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को, और ये छाप है मिसाइल्स का दूर से दिख रहा है। मिनट में डांसिंग सेजिल का तांडव। 15 से 16 मार्च को हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान ईरान के IRGC ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उन्होंने कुल 4 सेजिल मिसाइलें पहली बार दागी हैं। ये मिसाइल गिरते समय अपनी दिशा बदलने की ताकत रखती है, इसीलिए इसे डांसिंग मिसाइल या नागिन मिसाइल भी कहते हैं। ये मिसाइलें उस बड़ी लहर का हिस्सा थी जिसमें कुल 54 मिसाइलें एक साथ इजराइल के अलग अलग 54 ठिकानों पर दागी गई थी। खुफिया और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार सेजिल मिसाइलों को ईरान के मिसाइल शहरों और मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। ईरानी सैन्य बयानों के अनुसार यदि ये मिसाइलें नातांज परमाणु केंद्र के पास के भूमिगत अड्डों से दागी जाती तो ये 7 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव पहुंच सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नातांज परमाणु अड्डे के आसपास से ही इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल को दागा जाता है। सेजिल में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में ये बहुत जल्दी कुछ ही मिनटों में लॉन्च की जा सकती है। ये 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी गति मैक 13+ यानी कि अगर टर्मिनल फेज में इसकी गति की बात करें तो इसकी आखिरी चरण की रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे रडार और डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी तेज रफ्तार इसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल का एरो 3 या फिर अमेरिका के पैट्रियट के लिए एक कठिन चुनौती बना देता है। इसके टारगेट में पूरा इजराइल आता है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर ये आसानी से हमला कर पा रही है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गड्ढा है जहाँ पे मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले गिरा। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम है। जिस तरीके से क्लस्टर बम की बातें की जा रही है, तो यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हुआ था, लेकिन एक ही घंटे के अंदर अंदर यहाँ से तकरीबन 10-15 गाड़ियां जो तबाह हो चुकी थी उनको उठाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा जो है ये पूरा उठाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ईरान ने इजराइल के नेगेव और दूसरे प्रमुख शहरों में क्लस्टर मिसाइलों से हमले किए, जो इजरायली रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहे। एक ही मिसाइल 70 से ज्यादा छोटे बमों को गिराकर 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा रही है। ईरान का ब्रह्मास्त्र मानी जाने वाली खैबर शेकन, सेजिल या आली कॉन्टेन ने इजराइल के खुफिया ठिकानों, मोसाद के कार्यालय और वायुसेना के अड्डों को निशाना बनाया है। अब IRGC के प्रवक्ता ने भी दावा कर दिया कि अगर पश्चिम एशिया के देशों से अमेरिकी हमले हुए तो ईरान इन पर हमले और तेज कर देगा। इजराइल ने ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए हमले बेहद तेज कर दिए हैं। IDF और शिनबेद मिलकर के ईरानी खुफिया तंत्र के इशारों पर काम करने वाले संदिग्धों को निशाना बना रहे हैं। IDF ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 40 से ज्यादा वरिष्ठ कमांडरों और शीर्ष नेतृत्व के सदस्यों को खत्म कर दिया है। 15 मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 6000 से ज्यादा IRGC के लड़ाके मारे जा चुके हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक मारे गए ईरानी सैनिकों और कमांडरों की कुल संख्या 4000 से 5000 के बीच है। इसके अलावा ईरान के खोमीन में शाहिद खोमेनी बॉयज स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमले हुए। ईरानी सूत्रों ने दावा किया कि स्कूल और आसपास के घरों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब देखना ये होगा
कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर और कितनी घातक मिसाइलें दागता है। ईरान ने खाड़ी देशों से ये कह दिया है कि अब उन्हें अमेरिका या फिर ईरान दोनों में से एक को चुनना होगा और बेहतर यह होगा कि वो ईरान को चुने, क्योंकि खाड़ी से अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है और ऐसे में अमेरिका का सबसे बड़ा करियर बैटल ग्रुप सऊदी अरब के करीब पहुंच गया है। ईरान की वार्निंग है कि जिसने भी करियर की मदद की उस पर सिज्जिन मिसाइल से हमला कर दिया जाएगा। सेजिल को इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया, दूसरी तरफ एक और सेजिल लॉन्च किए जाने को तैयार है। लेकिन इस बार ईरान का टारगेट कुछ अलग है। सेजिल से पहले इजराइल पर वार किया, अब इसका टारगेट बन सकता है सऊदी अरब, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को लेकर सऊदी अरब के खिलाफ बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग इस अमेरिकी बैटल ग्रुप को लेकर जो इस वक्त सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर यानी लाल सागर में जद्दा पोर्ट के करीब है। और इस अमेरिकी जंगी बेड़े को लेकर ईरान की चेतावनी से मोहम्मद बिन सलमान की बेचैनी 10 गुना बढ़ चुकी है। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड की मदद करने वाला हर अड्डा ईरान के टारगेट पर होगा। USS जेराल्ड फोर्ड इस वक्त सऊदी अरब के शहर जिद्दा के आसपास लाल सागर में मौजूद है। ये लाल सागर का रास्ता है जो भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यमन के बाब अल मंदब का गलियारा भी देख लीजिए, जो पश्चिम एशिया का दूसरा बड़ा चोकिंग पॉइंट है। हॉर्मूज की तरह यहां भी अमेरिका और इजरायली जहाजों को खतरा है। चीन से आई एक सैटेलाइट रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का फोर्ड कैरियर अभी सऊदी अरब के तट से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन नेवी के लिए यह फासला ज्यादा नहीं होता। उसे जेद्दा पोर्ट से मदद तो मिल ही सकती है। कुल मिलाकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। एक है हिंद महासागर में USS अब्राहम लिंकन यानी CVN-72, दूसरा है भूमध्य सागर से होकर लाल सागर में पहुंचा USS जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78, जो 1 लाख टन वाला अमेरिका का सबसे आधुनिक सुपर कैरियर है। दोनों ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। बाकी सप्लाई शिप और परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, लेकिन ईरान में कोहराम मचाने के लिए इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। पहला है F-35 लाइटनिंग, जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। दूसरा है FA-18 सुपर हॉर्नेट, जो अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी ताकत को ईरान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन ये कैरियर बैटल ग्रुप बिना किसी इलाकाई मदद के ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी इन्हें ईंधन और बाकी रसद के लिए आसपास के सहयोगी देशों का साथ जरूर चाहिए होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका को सऊदी अरब की मदद मिलने पर ईरान अपनी मिसाइलें तान देता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट जिद्दा बनता है, तो आगे क्या होगा? ईरान की मिसाइल सऊदी अरब के इस पोर्ट सिटी तक पहुंच सकती है और यहां से यमन भी बहुत करीब है, जहां से हूथी मिलिशिया भी ईरान की मदद करने के लिए सीधे जिद्दा और अमेरिकी बैटल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। इस तरह से अमेरिका और उसके खाड़ी वाले साथी 2 चोक पॉइंट पर घिर गए हैं। एक है हॉर्मूज और दूसरा है बाब अल मंदब। दोनों ही जगह अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों की गले की फांस बन चुके हैं। हॉर्मूज पर ईरान का पहरा है और अब बाब अल मंदब भी दूसरा चोकिंग पॉइंट बनने जा रहा है।
इससे पहले ईरान दावा कर चुका है कि कैरियर अब्राहम लिंकन पर उसने जब हमला किया तो वो ओमान की खाड़ी से दूर हटने को मजबूर हो गया। अगर ये बात सच है तो लाल सागर में भी अमेरिका का बेड़ा बहुत ज्यादा अलर्ट रहेगा। हालांकि सऊदी अरब बीच में होने की वजह से वहां का एयर डिफेंस कैरियर को बचाने में पूरी मदद करेगा। ये बात ईरान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत में हमले करके ईरान बार बार कसम खा रहा है ईरान इन देशों में अमेरिका के एक एक अड्डे को मिट्टी में मिला देगा। खाड़ी देशों में ईरान जिस तरह से आक्रामक है उसने वहां की सरकारों को बहुत ज्यादा तनाव दे दिया है। We've borne the brunt of most of the missiles and drone attacks, and it's really quite surprising for us that Iran has taken such an irrational path to fight the Gulf states and act in this quite unlawful, quite unacceptable manner. सबकी नजर इस वक्त ईरान की मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर है। ये मिसाइलें अब तक इजराइल के शहरों पर फट रही हैं, वहां के सैन्य अड्डों को टारगेट कर रही हैं। तेल अवीव और हाइफा में कई ऐसी जगहों पर मिसाइल गिरी है जिसके बारे में तो नेतन्याहू ने भी नहीं सोचा था। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस युद्ध को अंत तक ले जाएंगे। अमेरिका और इजराइल की हार तय है और ईरान सीज फायर बिल्कुल नहीं चाहता। ईरान के इन तेवरों ने खाड़ी देशों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि जो अरब देश अब तक अमेरिका को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानते थे और जिन्होंने अमेरिकी सेना को अपनी जमीन पर अड्डे बनाने दिए, वो इस जंग में बुरी तरह फंस चुके हैं। Quite the contrary. Our relationship with the US is a long-standing strategic partnership. It's a partnership that doesn't falter in moments of crisis, but has been built on decades of trust and mutual respect. We've been long-standing partners of the US, long-standing partners of Australia as well. And this doesn't deter us because we're also a resilient bunch and we don't take to trying to being bullied around either. ईरान का युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान की सेना अब ये युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू को पूरी तरह थकाने के लिए लड़ रही है और इसमें उनकी खतरनाक मिसाइल सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है। अभी तक ईरान ने कौन-कौन सी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है, ये भी देखिए। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर तक। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से बढ़ाया है, उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाया है। ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल, जिसकी रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास मिसाइल हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और साथ में खाड़ी में अमेरिका के अड्डे भी हैं जिन पर बमबारी जारी है। ईरान के इन हमलों ने यूएई को काफी संकट में डाल दिया है।
तो वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई। अब इस युद्ध में एक नया और खतरनाक शब्द तेजी से चर्चा का विषय बना है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल उसके ही हथियारों की कॉपी बनाकर क्षेत्र में हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने ईरान को दोषी ठहराया जा सके। यानी जंग के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति, प्रोपेगेंडा और छल युद्ध भी चल रहा है। ईरान की वॉर जोन में साम दाम दंड भेद की नीति पर जंग आगे बढ़ रही है। एक दूसरे को सबक सिखाने के मकसद से वॉर मशीनरी के अलावा प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरी कहानी बताएं, उससे पहले इराक से आया ये वीडियो देखिए। एक अंडरग्राउंड बेस में इराकी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कमांडर मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए दुश्मन के उन सैन्य बेस को टारगेट किया गया जो ईरान और पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं। इराक आर्म्ड फोर्स का दावा है कि उसकी तरफ से 5 अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का दावा है कि ड्रोन हमलों के जरिए हाइफा में 7200 मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के और बड़े दायरे में धकेल दिया है। इसी बीच ईरान ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी सैन्य कमान खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के मशहूर शाहिद 136 की कॉपी तैयार की है। ईरान का दावा है कि इस ड्रोन का नाम बदलकर लुकास रखा गया है और इसका इस्तेमाल कुछ देशों में हमले के लिए किया जा रहा है। तेहरान का आरोप है कि एक सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसका मकसद नागरिक ठिकानों पर हमले करवाकर उसका दोष ईरान पर डालना है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आरोप ने युद्ध के नैरेटिव को और जटिल बना दिया है। इसी बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े नेता रजा पहलवी ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने समर्थकों और तथाकथित इमॉर्टल गार्ड नेटवर्क से अपील की है कि वे ईरान के भीतर शासन के खिलाफ दबाव बढ़ाएं। पहलवी का दावा है कि मौजूदा युद्ध के बीच इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता कमजोर पड़ रही है और ये बदलाव का निर्णायक मौका हो सकता है। از شما دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران میخواهم که به عنوان نیروی پیشگام ملت به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود. पश्चिम एशिया के संघर्ष में अब सैन्य टकराव के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर और प्रोपेगेंडा भी उतना ही बड़ा हथियार बन चुका है। एक तरफ ईरान और उसके समर्थक संगठन क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमलों का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं। युद्ध के माहौल में सच और दावे के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। माना जाता है कि जब कई देश, प्रॉक्सी ग्रुप और अलग अलग सैन्य नेटवर्क एक साथ एक्टिव हों तो हर घटना का सच तुरंत सामने आना मुश्किल होता है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की यह जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि कहानियों और नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है।